नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम लोग ने एक नई सीरीज की स्टार्ट की है, वो करंट अफेयर के नाम से आएगा आपको। ये हर दिन आपको चैनल पे एक वीडियो आते रहेगा। इसमें क्या है ना कि इसमें दरोगा को और एनवीएस केवीएस की जो एग्ज़ाम है ना, उसको ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है। ये आपको 15 से 20 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से मिलेगा, जब तक एटलीस्ट आपका एग्जाम ना हो जाए तक। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम अपना कोर्स की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको ये है कि भारत के किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? नारी अदालत, ये नाम सुनने से थोड़ा सा अजीब लगता है कि नारी अदालत क्या होता है। नारी अदालत, देखिए पहले इसको आंसर देखते हैं। नारी अदालत की शुरुआत कहाँ से किया गया है? राजस्थान? नहीं, राजस्थान में पहले क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पंचायती राज की शुरुआत हुआ था यहाँ से। केरल? नहीं। असम? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। तो यहीं से हमारी नारी अदालत की शुरुआत हुई है। ठीक है, नारी अदालत की शुरुआत हुई है। देखिए, नारी अदालत क्या होता है? नारी अदालत की जरूरत उस समय पड़ी जब हो क्या रहा था ना कि लोग क्या होता था, कुछ भी घरेलू छोटे छोटे झगड़े हो गए, घरेलू वाद विवाद हो गए, तो हर चीज को लेकर के अदालत में जाना संभव नहीं था। तो सिक्किम की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा उपाय, वैकल्पिक न्याय मंच निकाला। वैकल्पिक मतलब कि यहाँ पे आप जा कर करके क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू झगड़े को, जैसे घरेलू विवाद को जुड़े हिंसा से हिंसा, दहेज प्रथा, ये सब पारिवारिक जो झगड़े होते थे ना, इसके कारण क्या होते थे ना कि अदालतों पे बेवजह हमेशा क्या होता था, बढ़ते जाता था। मतलब कि ये कानूनी रूप से मतलब कि बहुत पेचीदा होते जाता था। इसकी समाधान के लिए इन्होंने एक नारी अदालत की शुरुआत की, और वहीं पे महिलाओं को नियमित रूप से खासतौर पे महिलाओं से जुड़े मामले को कानूनी सलाह और समाधान निकाला। ये एक बहुत अच्छी पहल है, ये सिक्किम गवर्नमेंट की। ये हर स्टेट को लागू करना चाहिए, बहुत अच्छी है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है, भारत में 4500 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ से मिले होंगे? आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, किस नदी पे है, कौन कौन सा देश इसमें शामिल है? तो 4500 वर्ष जो पुरानी हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जयपुर? नहीं। लुधियाना? नहीं। सभी? नहीं। तो जैसलमेर से हुआ था। जैसलमेर कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि किस राज्य में जैसलमेर स्थित है। तो जैसलमेर में 4500 वर्ष पुराना क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किया गया था। 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, सॉरी शुरुआत नहीं, अवशेष प्राप्त हुआ, यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ है। तो कहने का अर्थ हुआ कि 45 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिला है? तो वो मिला है आपको जैसलमेर में। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ और मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, भारत में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है हरियाणा में। हरियाणा को देखा जाए तो हरियाणा में कौन कौन से हैं? तो हरियाणा में आपको राखीगढ़ी और बनवाली है। भारत का, और ये जो है ना, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है ये। और गुजरात, गुजरात में लोथल, और लोथल है गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, और सूरकोटरा ये सब सभी कौन सा है? गुजरात में है। तो ये हमारे क्या हो गए, गुजरात के हड़प्पा सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रूपनगर, रूपनगर या फिर रोपड़ा इसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा। तो ये आपको क्या हो गया, हड़प्पा से, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, माने भारत में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये आपका इंफॉर्मेशन दिया गया है। चलिए,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? एशिया में, पूरे एशिया में कौन सा सबसे सुरक्षित बैंक है? तो एसबीआई तो है गलत, पीएनबी गलत, एचडीएफसी गलत, डीबीएस, डीबीएस, देखिए ये डीबीएस है, ये कहाँ की बैंक है बताइए? डीबीएस, डीबीएस है कहाँ का? तो डीबीएस है सिंगापुर की बैंक है। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चलते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं डीबीएस क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए डीबीएस क्या है ना कि डीबीएस है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट जैसे हमारे जो अभी जो तीन गो थे बैंक डीबीएस के अलावा, क्या थे? भारतीय बैंक थे, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी, ये सब क्या भारतीय बैंक। उसी तरह से क्या है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इसका फुल नेम है। और ये कहाँ की बैंक है? सिंगापुर की बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। जब ये बैंक सिंगापुर का है तो हेड क्वार्टर भी तो सिंगापुर में ही होगा ना, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए अब ये इसका कार्यक्षेत्र कहाँ है? एशिया, यूरोप और अमेरिका। एशिया, यूरोप और अमेरिका में इसका क्या है? ये इनके बैंक वर्क कर रहे हैं। और भारत में कहाँ कहाँ है? तो भारत में कहाँ और इसका नाम क्या है? तो भारत में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के नाम से है, जाना जाता है। और इसका ब्रांच जो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में क्या है? अवस्थित है, मैंने अभी भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं एसबीआई का। एस बी आई क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का सबसे बड़ा, क्या हो गया? सबसे बड़ा बैंक। सबसे बड़ा बैंक कौन है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। और 1955 में, इससे पहले इस बैंक का नाम था इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसी को नाम बदल कर करके भारत सरकार ने क्या किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना 19 मई 1894। इस बैंक की इंपॉर्टेंस इससे बढ़ जाती है कि ये हमारे महापुरुषों के द्वारा क्या किया गया था? ये हमारे ऐसा बैंक था जिसको हम भारतीय लोगों ने क्या किया थे? स्थापना किए थे। तो इनका स्थापना करने का मुख्य जो नाम आता है उनमें स्थापना लाला लाजपत राय, नाम सुने होंगे, डॉक्टर टंडनलाल हरिकृष्ण के द्वारा किया गया था। कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और डॉक्टर टंडनलाल, और डॉक्टर टंडनलाल और हरिकृष्ण के द्वारा किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आप समझ गए डीबीएस क्या हुआ? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। और इसकी स्थापना कब को हुई थी? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। ये क्या है? इसका कार्यक्षेत्र कौन है? एशिया, यूरोप और अमेरिका। ये आपसे पूछ सकते हैं, इस बैंक के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है, पढ़ना है। भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को में स्थापित किया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुरुआत यूएई में किया गया है। तो पढ़िए, देखिए ये कथन क्या है? कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। नहीं, ये गलत हो गया। दोनों कथन असत्य है? बिल्कुल नहीं। केवल कथन ए सत्य है? केवल नहीं। तो दोनों कथन क्या है? एक और भी दोनों सत्य है। रक्षा विनिर्माण इकाई में क्या हो गया ना कि समझौता किया गया मोरक्को के साथ, और उन्होंने क्या किया? हमारे देश में इकाई की स्थापना किया गया है। और अटल नवाचार केंद्र का शुरुआत किया गया यूएई में किया गया है। यूएई में देखे होंगे बहुत कुछ कुछ आईआईटी कॉलेज जो है ना, यूएई में क्या किया? अपना स्थापना खोली है। तो बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना कि कौन सा आईआईटी ने अपना एक ब्रांच खोला है, कहाँ? यूएई में,
ठीक है, वैश्विक वन्य जीव मेला, वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वैश्विक वन्य जीव मेला, नाम सुने होंगे। देखिए, चंडीगढ़, गोवा, दिल्ली, भोपाल। अब बताइए, ऐसा देख रहे हैं ना कि अगर वन्य जीव मेला है तो वन्य जीव कहाँ कहाँ गोवा में है या भोपाल में सबसे ज्यादा, भोपाल का सबसे ज्यादा वन है, तो ऐसा मार देंगे नहीं। इसकी कहाँ की गई? दिल्ली में, दिल्ली में, देश की राजधानी न्यू दिल्ली में वैश्विक वन्य जीव मेला। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय नेता को जलवायु नेट में शामिल किया गया है? मतलब कहने के हुआ कि जलवायु के क्षेत्र में 100 गो प्रभावशाली नेताओं की सूची जारी की गई, इसमें भारतीय का भी एक नाम है। तो इसमें देखिए कौन किन को शामिल किया गया है, जैसे भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, सुप्रिया साहू, सोनम वांगचुक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस देश में जा रहे हैं वहां उनको सम्मान में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, तो इसने ये नहीं सोच लेना है कि जो भी मिलेगा हो सके तुक्का नहीं मारना कि नरेंद्र मोदी ही होगा, नहीं, ये गलत है। भूपेंद्र यादव हमारे क्या है? पर्यावरण मंत्रालय में मंत्री हैं। और ये क्या है? सुप्रिया साहू क्या है? तो ये अर्थ पुरस्कार से जीतने वाली प्रथम ये महिला है। और सोनम वांगचुक, इसका सही आंसर क्या होगा? सोनम वांगचुक, 3 इडियट वाले सोनम वांगचुक, ये है आपका सही आंसर होगा। तो जिनके सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में किस भारतीय नेता को जलवायु नेट में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक का। चलिए देखिए, भूपेंद्र यादव हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीती है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जीतने वाली कौन है? सुप्रिया साहू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? चीता सफारी, जैसे जू सफारी का नाम सुने होंगे आप लोग, टाइगर सफारी का नाम सुने होंगे, उसी तरह से क्या हो गया? चीता सफारी कौन सा स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में तो नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? चीता सफारी की शुरुआत की गई है। चलिए अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं, इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व देखते हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, तो कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में। फिर कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। फिर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, यानी बाघों का राज्य। बाघों का राज्य किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड में महिला वर्ल्ड कप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। यह भारत का दूसरा वर्ल्ड कप है जो 2025 में हुआ है, या भारत ने नेपाल को हराकर खिताब नहीं खिताब जीता है, या खिताब जीता है। ठीक है, तो कथन एक सत्य है और कथन ए सत्य और कथन बी असत्य है। दोनों कथन असत्य है, केवल एक कथन सत्य है, या दोनों सत्य है? तो देखिए, पहला जो कथन है इसमें दूसरा लगा दिया ना, तो ये गलत हो गया। ये क्या था? पहला, पहला वर्ल्ड हुआ और पहला जीता है। ठीक है, और भारत ने किसको हरा करके? नेपाल को हरा करके यह खिताब जीता है। नेपाल को हरा करके क्या किया? यह खिताब जीता है। देखिए, ब्लाइंड T20 महिला वर्ल्ड कप का यह फाइनल पहला संस्करण है। और स्थान कहाँ था? इसका स्थान पूछता है कि T20 महिला ब्लाइंड कप कहाँ हुआ था? तो आपको कोलंबो में हुआ था। कोलंबो कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है ये बताना आपको। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार विधानसभा चुनाव
2025 में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। सही है या गलत? देखिए, पहला चरण में 122 सीट और दूसरा चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ। बताइए इसमें कौन सही है और कौन गलत है? ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन को, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है, ऐसा? कथन ए सत्य है और कथन बी असत्य है। चलिए देखते हैं, दोनों कथन सत्य है ना? दोनों कथन असत्य तो नहीं है, केवल कथन ए सत्य है। ये भी देखिए, चलिए देखते हैं, ए और बी दोनों सत्य है तो ये भी नहीं है, केवल कथन ए सत्य है। तो देख सकते हैं कि केवल कथन ए सत्य है, तो ए सत्य है, बी गलती है। यहाँ पे क्या हुआ, पहला चरण में 121 और दूसरा चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ था। यही क्वेश्चन में क्या गलती किया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, यही है। तो केवल कथन एक सत्य है यहाँ पे, तो ओनली वन सत्य है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इस तरह का जब क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आए ना, इस तरह की क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा अच्छे तरीका से पढ़ना है। जैसे देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेंकट रमनी है और इनका क्रम पूछ दिया है 15वां है, ठीक है। भारत का मुख्य जस्टिस सूर्यकांत है और इनका क्रम 52वां है। अब बताइए, ये बताइए कौन सा इसमें सही होगा या कौन सा इसमें गलत होगा? तो इसमें क्या है, कथन एक सत्य है और कथन बी असत्य है। चलिए देखते हैं, कथन दोनों असत्य है, ये भी देखते हैं। कथन ए सत्य है, यही सत्य है, ऐसा नहीं है। ए और बी दोनों सत्य है, देखिए दोनों सत्य है, नहीं तो ये तो ऐसे हो गया, दोनों तो सत्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो है डॉट क्रिएट कर दिया, ये सत्य नहीं है, ठीक है। दोनों असत्य है, ऐसा नहीं, एगो तो सत्य होगा कोई ना कोई। केवल ए सत्य है या फिर कथन ए सत्य है और बी असत्य है। तो देखिए इसका आंसर चलते हैं, पहले समझ इसको। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वेंकट रमनी है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत है, और इनका क्रम 53वां है, इनका क्रम 53वां है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या हो गया, ये 15वां था, नहीं ये गलत हो गया था, और ये 53वां क्या था, ये भी गलत हो गया। यानी दोनों क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन क्या है, गलत है, दोनों असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से पढ़िए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राज गोयल नहीं, अजय कुमार नहीं, समीर बी कामत नहीं, ज्ञानेश कुमार। ये क्या है, DRDO के अध्यक्ष हैं। अजय कुमार कौन है, राज गोयल कौन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, राज गोयल भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, और समीर ये DRDO के हैं, कौन, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत, बी कामत कहा है, ये DRDO के हैं। अजय कुमार कौन है? तो अजय कुमार हैं आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये याद रखना है। और ये थोड़ा सा ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, DRDO के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान से देखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहला देखिए, अनिल चौहान, दिनेश महेश्वरी, बी नारायणा, अरविंद पगनरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अरविंद पगनरिया, अरविंद पगनरिया, ठीक है। देखिए अनिल चौहान कौन है, ये हमारे CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ हैं। दिनेश महेश्वरी और डॉक्टर बी नारायणन, दिनेश महेश्वरी और डॉक्टर बी नारायणन कौन है? तो दिनेश महेश्वरी जो है 53वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, 53वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, सॉरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और DV नारायणन जो इसरो के अध्यक्ष हैं।
डॉक्टर वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, ये वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। अरविंद पगनरिया होगा, थोड़ा सा ये अरविंद पगनरिया। ठीक है, अगला चलते हैं अब। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्रम कौन सा है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है ना कि जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो बनी हैं, उनका क्रम कौन सा है? तो उनका क्रम कौन सा है? 20वां नहीं, 19वां नहीं, 18वां नहीं, यानी 15, यानी 15 में है। उपराष्ट्रपति का पूछेगा तो, अगर वाइस प्रेसिडेंट का पूछेगा, उपराष्ट्रपति, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपराष्ट्रपति का नाम कौन है और इनका क्रम कितना है। तो उपराष्ट्रपति का भी क्रम कितना है? 15वां है। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का क्रम हमेशा पूछता ही है एग्जाम में, तो याद रखना है कि हमें उपराष्ट्रपति का जो क्रम है वो 15वां है। देखिए, राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, पद पे ग्रहण करने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में है? 50 में है। अब महाभियोग लगाने का आर्टिकल 60 में है और अध्यादेश जारी करने 123। ये तीनों है ना, हमेशा बार बार कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मिल जाता है। मैंने भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अनुसार, और भारत का ये महाभियोग लगाने को, उन पर महाभियोग जब लगता है किस आर्टिकल के अनुसार? तो 61 के अध्यादेश जारी कर सकता है। कब? 123 में, 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा, रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष किसे चुना गया है? नीतीश कुमार को? ये तो सब जानते होंगे, नहीं। प्रत्यय अमृत को? नहीं। डॉक्टर प्रेम कुमार को? नहीं। तो ये है सतीश कुमार। सतीश कुमार को क्या किया गया है कि ये इनको रेलवे बोर्ड का प्रथम दलित अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, नीतीश कुमार हाल फिलहाल में बिहार के मुख्यमंत्री पद ग्रहण के हैं, मुख्यमंत्री पद पे ग्रहण किए हैं। ये जो मुख्यमंत्री के पद पे ग्रहण किए हैं ना, तो ये केमा मुख्यमंत्री होंगे इसमें, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जो चुन चुन करके आए हैं, वो बिहार के केमे मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, आपको ये कमेंट बॉक्स में ये बताना है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसमें कुछ और चीजें इसमें देख लेते हैं। प्रत्यय अमृत को बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को बिहार के मुख्य सचिव को बनाया गया है। किनको? प्रत्यय अमृत को। और डॉक्टर प्रेम कुमार को 18वें विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, और डॉक्टर प्रेम कुमार कौन है? ये हमारे बिहार के 18वें लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IDF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए, इसमें देखिए, मनु भाकर, मीराबाई चानू, अवनी लखेरा, रोहन बोनप्पा। ठीक है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IDF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो मनु भाकर नहीं, अवनी लखेरा नहीं, रोहन बोनप्पा नहीं, तो कौन बनी है? मीराबाई चानू। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। मनु भाकर को 10 मीटर की एयर राइफल में कांस्य पदक जीती है। किसमें? पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, तो प्रथम
कोई पदक जीतने वाली यही थी, प्रथम जीती थी, उसके बाद फिर अवनी लखेरा को शूटिंग में पैरा ओलंपिक में, एक ओलंपिक होता है और एक पैरा ओलंपिक होता है, तो पैरा ओलंपिक में कौन जीती है? अवनी लखेरा, और ओलंपिक में मन्नू भाकर जीती है। 10 मीटर के एयर राइफल में SH1 में ये भी पूछता है कि अवनी लखेरा को किस में मिला है, तो पैरा ओलंपिक में, और 10 मीटर एयर राइफल में किस में मिला है, तो पेरिस ओलंपिक में किससे मिला है, तो वो आपका हो गया मन्नू भाकर को। रोहन बोनप्पा किस खेल से संबंध है? क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रोहन बोनप्पा का संबंध किस खेल से है, तो रोहन बोनप्पा का संबंध टेनिस से है। और ये क्या किए हैं? पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रोहन बोनप्पा जो टेनिस के खिलाड़ी हैं, किस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है? तो का आंसर क्या हो जाएगा आपको? पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा किए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक था। तो ये आपका क्लास था आज। ठीक है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।